नेक्स्ट अपन आ जाते हैं डिज़ाइनिंग के फर्स्ट यूनिट में। डिज़ाइनिंग जो है अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। पहली हेडिंग लिखो, डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। Design against static load. And how have we defined static load? What is static load? The load which does not change with respect to time. जो time के साथ change नहीं होता, that is static load. Okay? तो basically देखो डिज़ाइन के दो क्राइटेरिया होते हैं, ध्यान देंगे सब इधर. There are two criteria for designing. First is strength criteria. And second is rigidity criteria. First is strength criteria and second is rigidity criteria. According to strength criteria क्या बोलता है कि जितनी भी applied stress है, whatever be the induced stress, this should be less than or equal to the permissible stress. गेटिंग दिस और मतलब जो स्ट्रेस में अप्लाई हो रही है वो उसके परमिसिबल स्ट्रेस के, उसकी जो वर्किंग स्ट्रेस है, जो उसके मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, तब हमारा मटेरियल सेफ होगा. और यहाँ से फिर हम डिज़ाइन करते हैं. अब डिज़ाइन कैसे करते हैं? सपोज मान लो की बात, सपोज वी हैव सिंपली अ बार विच इज़ हैविंग एन एक्सियल लोड P. एक सिंपल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ और ये चीज़ मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया भी था. ठीक है, सपोज वी हैव अ बार विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड P. तो इसमें इंड्यूस्ड स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? P/A. यस और नो? दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस. एंड व्हाट इज A? A इज नथिंग बट π/4 into d square. Suppose this is a circular bar, whatever be the bar, suppose it is a circular bar, then it is π/4 d square. तो अगर हमारे पास सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू है and if we are having the value of P, then we can determine the value of diameter. मिल गया डायमेंशंस. सो दिस इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. मतलब जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस है उसकी, वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, तब हमारे डिज़ाइन जो है वो सेफ है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज रिजिडिटी क्राइटेरिया. रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी क्राइटेरिया, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है या इंड्यूस्ड डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, whatever deflection is induced in that component, that should be less than or equal to permissible deflection. Getting this or not? ठीक है. अब जैसे सपोज सेम एग्जांपल में लो तो इंड्यूस्ड डिफ्लेक्शन कितना होगा इसमें? दिस इज इक्वल टू PL/AE, a component which is subjected to an axial load. PL/AE, this should be less than or equal to del permissible. तो यहाँ से हम एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंग डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं. मिल गया. सपोज दिस फ्रॉम हियर डायमीटर इज x mm and suppose from here diameter is y mm such that x is less than y. तो कौन सा डायमीटर होना चाहिए इसका? भाई दो क्राइटेरिया हमने लगाया इसमें. ठीक है, पहला हमने लगाया स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वी गॉट द डायमीटर एज x mm. फिर हमने लगाया रिजिडिटी क्राइटेरिया. ये दो क्राइटेरिया तो क्लियर है ना, क्या होते हैं? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. रिजिड अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी क्राइटेरिया हमने डायमीटर निकाला एंड दैट डायमीटर कम्स एज y mm सच दैट x इज लेस देन y. लेट सपोज. तो एक्चुअल डायमीटर कौन सा लेना चाहिए इसका? x लेना चाहिए या फिर y लेना चाहिए? मिनिमम वाला लेना चाहिए कि मैक्सिमम? मिनिमम वाला. क्यों मिनिमम वाला? मिनिमम क्यों लेंगे और मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम क्यों लेंगे? मिनिमम लेंगे. क्यों? परमिसिबल से कम हो जाएगी. एक बात बताओ, कम डायमीटर वाला ज्यादा सेफ रहेगा कि ज्यादा डायमीटर वाला? नहीं आया भाई समझ में. क्या लेंगे? x लेंगे कि y लेंगे?
y लेंगे। सपोज मान लो कि बात इसका जो आ रहा है 10 mm आ रहा है और इसका जो आ रहा है डेट इज सपोज 15 mm, ठीक है। तो अगर मैं 10 mm लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया तो वो सेफ है हमारा, बट डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया द मिनिमम डायमीटर रिक्वायर्ड इज 15 mm और हम कितना ले रहे हैं 10 mm, तो फेल हो जाएगा। अब आ रही चीज समझ में? वही अगर मैं 15 mm लूं तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फेल हो जाएगा, नहीं फेल होगा क्या? क्यों नहीं होगा? एक बिल्ली वाली कहानी सुने हो क्या आइंस्टीन की? अब साइंटिस्ट लोग कैसे रहते तुम लोगों को पता ही होगा, अगर पर्सनली भी किसी को जानते होंगे तो थोड़े से क्रैक टाइप के रहते ही हैं साइंटिस्ट लोग। तो ऐसे एक बार आइंस्टीन के साथ हुआ, उसके घर में एक बिल्ली रहती थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया और वो अक्सर है ना रात को लेट आती थी बिल्ली, तो आइंस्टीन सो जाया करता था। तो एक दिन वो उसने बढ़ई को बुलाया कि यार मेरी बिल्ली जो है वो रात को बहुत लेट आती है और मेरे को उठ के फिर दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तो तुम एक काम करो, मेरे गेट में 2 होल बना दो, एक बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल बना दो और छोटी बिल्ली के लिए छोटा होल बना दो। सही है? लॉजिकली सही है? तो बड़ा ही बोला एक बड़ा ही होल बना दूं तो दोनों बिल्ली आ जाएगी, फिर छोटे की क्या जरूरत है? आ रहा समझे? ऐसे होते हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो अगर हमारा डायमीटर अगर हम 15 mm रखते हैं तो इसमें तो सेफ रहेगा ही, इसमें भी सेफ रहेगा, ठीक है। और अगर मैं कहूं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, डायमीटर अगर हमको लेना है तो कौन सा लेंगे? मैक्सिमम ऑफ द 2 डायमीटर। अगर मैं कहूं कि सेफ लोड निकालना है तो सेफ लोड कौन सा निकालेंगे? कौन सा होगा? सपोज मान लो कि भाई डायमीटर दे दिया है, सपोज जो भी है x, दोनों में डायमीटर, दोनों कंडीशन में डायमीटर उसका दे दिया है x mm, ठीक है। और सेफ लोड निकालने बोलता है, तो सेफ लोड सपोज फ्रॉम हियर सेफ लोड इज a एंड फ्रॉम हियर सेफ लोड इज सपोज b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, तो फिर सेफ लोड कौन सा होगा? b होगा। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो सेफ लोड होगा। है कि नहीं समझ में? डायमीटर कौन सा सेफ होगा? जो मैक्सिमम होगा। लोड कौन सा सेफ होगा? जो मिनिमम होगा। क्योंकि अगर मिनिमम लगा रहे हैं तो दोनों कंडीशन में सेफ है, मैक्सिमम लगाएंगे तो इसमें तो सेफ है बट उसमें सेफ नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लिख लो इस चीज को अपनी लैंग्वेज में। सेफ डायमीटर इज ग्रेटर ऑफ द 2 डायमीटर and safe load is smaller of the 2 loads, ठीक है। ये तो एक्सियल लोड के लिए हो गया, बाकी सारी चीजों के लिए भी सेम होगा। सपोज मान लो कि बाद बेंडिंग लोड लग रहा है, नाउ सपोज वी हैव अ कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड, ठीक है। इसको डिजाइन करना है, ठीक। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया सिग्मा इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, ठीक। व्हाट इज सिग्मा इंड्यूस्ड इन दिस केस? m by z, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? b और d का रिलेशन। सपोज द क्रॉस सेक्शन इज b by d, क्लियर है नहीं है? सिमिलरली दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे तो क्या होगा? डेल इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू डेल परमिसिबल, ओके। एंड व्हाट इज डेल इन दिस केस? दिस इज WL³ बाय 3EI, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू डेल परमिसिबल। तो इसमें से फिर डायमेंशंस निकालेंगे एंड व्हाट एवर बी द बिगर डायमेंशन, वो उन दोनों का सेफ डायमेंशन होगा। बिगर मीन्स ऐसा डायमेंशन जिसका z ज्यादा हो, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो। आ रहा है समझ? ये इस पर्टिकुलर केस में तो दोनों का रिलेशन मिल रहा है, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा वो हमारा सेफ डायमेंशन होगा। है कि नहीं है? सामने क्लियर है कि नहीं है?
ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सिग्मा परमिसिबल में। नाउ व्हाट एक्चुअली इज सिग्मा परमिसिबल? What is this sigma permissible? This sigma permissible is nothing but failure stress upon factor of safety. And what is the reason behind this factor of safety? इसको समझो ध्यान से. What actually is factor of safety and what is the reason behind taking factor of safety? ठीक है. और failure stress में इसको क्यों डिवाइड किया गया? Factor of safety as name suggest, क्या नाम है इसका? Factor of safety. मतलब सेफ्टी के लिए जो एक्स्ट्रा फैक्टर लिया गया, डेट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है. अब मान लो की बात, सपोज आई हैव टू डिजाइन वन बार जो मुझे पता है विच विल बी सब्जेक्टेड टू लोड P. ठीक है. एंड सपोज दिस इज अ डक्टाइल बार. सो व्हाट विल बी द फेलियर स्ट्रेस इन दिस केस? व्हाट इज फेलियर स्ट्रेस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल? बताया था कल मैं, यील्ड स्ट्रेस. बताया था ये चीज. क्यों यील्ड स्ट्रेस? क्योंकि यील्डिंग के बाद डक्टाइल मटेरियल जो है वो परमानेंटली फेल हो जाता है यील्डिंग के बाद. गेटिंग दिस? एंड इफ द मटेरियल इज ब्रिटल, उस केस में फेलियर स्ट्रेस कौन सी होगी हमारी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है. दिस फेलियर स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल. This is ultimate tensile stress in case of brittle material, and this is endurance strength in case of fatigue loading. एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होता है वो आगे चल के हम फटीग लोड में वो चीज़ पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये फेलियर स्ट्रेस तो जो भी है, वेदर इट बी यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन और इट बी अल्टीमेट स्ट्रेस इन टेंशन, ये तो हम टेस्ट के थ्रू निकाल लेते हैं. ठीक है. और ये वो स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस में मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा. ठीक है. अब मान लो की बात, सपोज किसी की फेलियर स्ट्रेस आई 50 मेगापास्कल. ठीक है. ध्यान दो इधर. सपोज फेलियर स्ट्रेस किसी की आई 50 मेगापास्कल और सपोज मैंने उसको 50 मेगापास्कल के हिसाब से डिजाइन कर दिया. मतलब मैंने क्या किया, सिग्मा इंड्यूस्ड शुड बी इक्वल टू SYT, P/A इज इक्वल टू SYT, और यहाँ से मैंने डायमीटर की वैल्यूज की निकाल दी, जो भी मिला सपोज XMM. ठीक है. तो अब ये जो डायमीटर है ये नो डाउट 50 मेगापास्कल तक सेफ है. अगर हमारा कंपोनेंट 50 मेगापास्कल तक जा रहा है तब तक तो ये डायमीटर सेफ है. लेकिन थोड़ा सा भी अगर कुछ भी कंडीशन से ऊपर नीचे होता है तो क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट तुरंत फेल हो जाएगा. और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है. चांसेस क्यों ज़्यादा है? सबसे पहली चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जितने भी इक्वेशन हैं वो सारे कुछ एक एजम्पशंस पर बेस्ड रहते हैं. एकदम फर्स्ट क्लास जिसने अटेंड की होगी मैंने बताया था. कुछ एक एजम्पशंस पर बेस्ड रहते हैं. क्या क्या एजम्पशंस रहते हैं? दैट मटेरियल इज होमोजीनियस, इट शुड बी आइसोट्रोपिक, इट शुड फॉलोज हुक्स लॉ, ऐसे काफ़ी सारे, इट शुड बी कंटिन्यूस, काफ़ी सारे एजम्पशंस मैंने इसमें बताए थे. ये सारे एजम्पशंस, और हमको भी पता है कि एक्चुअल में ये एजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं. नो मटेरियल इज परफेक्टली आइसोट्रोपिक, तो एक्चुअल में ये सारे एजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं. तो पहली चीज़ तो जिस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं एरर है. क्यों? क्योंकि जो एजम्पशन हमने लिया उस एजम्पशन में कहीं ना कहीं एरर था. पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि जो जहाँ पर भी जिस भी शॉप फ्लोर में काम हो रहा है, हो सकता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी मशीनें हों, तो हो सकता है दूसरी मशीनों का वाइब्रेशन इसमें आ जाए. तो वो लोड एक्चुअल में कंसिडर हमने नहीं किया था. हम लोड कौन सा कंसिडर करते हैं? जो एक्चुअल में वर्क प्लेस में जो लग रहा है उसको कंसिडर करते हैं. बट हो सकता है आजू बाजू से कहीं और वाइब्रेशन के थ्रू कोई फोर्स आ गया, कोई लोड आ गया, एक्स्ट्रा लोड, तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया, तो कंपोनेंट फेल हो जाएगा. अनफोर्सिन इन्वायरमेंटल कंडीशन, सपोज बाढ़ आ गई या हवा तेज आ गई, आंधी तूफान आ गया, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा लोड उसमें लग गया. आ रहा है समझ में? इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप. इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप मतलब जो काम करने वाले हैं वो आदमी हैं, हमारे तुम्हारे तरह वो भी आदमी हैं. हो सकता है उनसे कुछ गलती हो, आगे पीछे हो, और तुरंत वो कंपोनेंट जो है वो फेल हो जाएगा. ऐसे बहुत सारी कंडीशंस रहती है जिसके कारण क्या होते हैं कि अगर हम सीधा सीधा फेलियर स्ट्रेस लेके चले तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कंपोनेंट तुरंत फेल हो जाए. ठीक है. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसमें एक रिजर्व्ड स्ट्रेंथ हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी.
तो अब क्या करेंगे, अब इस फेलियर स्ट्रेस में हम डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सपोज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, मान लो कि बात फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। तो अब क्या होगा आप समझना, सपोज फेलियर स्ट्रेस हमारी 50 मेगापास्कल थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, तो अब हम जो परमिसिबल स्ट्रेस निकाले डेट इज व्हाट 25 मेगापास्कल। तो अब हम जो डिजाइन करेंगे वो 25 मेगापास्कल के हिसाब से करेंगे, यस और नो? मतलब 25 मेगापास्कल तक तो नो डाउट वो सेफ रहेगा। कुछ कंडीशन से अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेस ज्यादा भी होती है, 30 मेगापास्कल, 35 मेगापास्कल अप टू 40 मेगापास्कल, 45 मेगापास्कल भी अगर होती है, तब भी हमारा कंपोनेंट सेफ है। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या किया, फेलियर स्ट्रेस को डिवाइड कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और जो मिला उसके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारी फेलियर स्ट्रेस जो है वो 25 मेगापास्कल है, परमिसिबल स्ट्रेस जिसको हमने कहा, ठीक है। तो अब हम उस 25 मेगापास्कल के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, 25 के हिसाब से डिजाइन किया तो 25 तक तो नो डाउट सेफ रहेगा। उसके ऊपर भी किसी अनफोर्सिंग कंडीशन सर्कमस्टेंसेस के कारण उसके ऊपर भी चले जाता है, तब भी हमारा कंपोनेंट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ये चीज समझ आ रही है? दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअली यूज्ड टू डिटरमाइन परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कि यार हमेशा इसमें 2 यूज करो या इसमें 5 यूज करो। जिस जगह वो यूज हो रहा है उसके हिसाब से उसके क्राइटेरिया बदलते हैं। और कहा जाता है कि जो इंजीनियर कम से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके जितना अच्छे से अच्छा डिजाइन दे या जितना सेफ डिजाइन दे, वो इंजीनियर उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और ये आप इंजीनियर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने कम से कम में कितना सेफ से सेफ डिजाइन तैयार कर लें। जितना ज़्यादा उस इंजीनियर को एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखना मतलब वही ताजमहल बनाने समान बात हो गई। ये समझ आ रहे हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, भाई मेरे को सेफ डिजाइन बनानी है, मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख दिया 5, अब वो है 50 मेगापास्कल, मैं डिजाइन कर रहा हूँ 10 मेगापास्कल के हिसाब से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब ज्यादा होगा तब क्या होगा, सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा फेलियर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड सिग्मा इंड्यूस्ड इज व्हाट P by A लेस देन इक्वल टू सिग्मा फेलियर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। देखो इस चीज को समझो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा डायमेंशंस उतना ही ज्यादा होगा, नो डाउट सेफ्टी उतनी ही ज्यादा होगी, बट कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ रही है? ऑन द अदर हैंड, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, डायमेंशंस कम होगा, सेफ्टी भी कम होगी और कॉस्ट भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमल वैल्यू हमको चूज करनी पड़ती है, और वो ऑप्टिमल वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका इंजीनियर कितना एक्सपीरियंस है, कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या क्या चीज़ें लग रही है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड की जाती है। जहाँ तक हमारा सवाल है, क्वेश्चंस का सवाल है, तो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहाँ पर देना है वहाँ क्वेश्चन में दे दिया जाता है। गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर है कि नहीं है सबको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ओके, लिख लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। N used to determine permissible stress, used to determine permissible stress, sorry, which is used to get safe dimensions, which is used to get safe dimensions of component under strength criteria, under strength criteria। लिख लो नीचे, सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ
safety. Or you can write factor of safety n is equal to failure stress, और इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस और लिमिटिंग स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस. तो अगर डिजाइन स्ट्रेस बोला जाता है डेट मीन्स डेट इज परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब जिस स्ट्रेस को लेकर डिजाइन किया जाता है, डेट इज नॉट द फेलियर स्ट्रेस, डेट इज परमिसिबल स्ट्रेस. ठीक है, नीचे लिखो रीजंस फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फर्स्ट लिखना अननोन लोडिंग कंडीशंस, सेकेंड imperfect workmanship, imperfect, imperfect, imperfect workmanship, workmanship. Third, unknown environmental conditions, unknown environmental conditions. Next, unreality of assumptions made in STM equations, unreality of assumptions made in STM equations, strength of material equations. Next, effect of true stress. This is also one of the reason. Effect of true stress. What is true stress and engineering stress? क्या होता है? हाँ, if we are using original cross section area, then this is engineering stress, P by A original. But क्या एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन एरिया ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ही रहता है क्या थ्रू आउट? नहीं रहता है. जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है. ठीक है, तो फिर ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? दिस इज पी अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना एरिया लग रहा है. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ट्रू स्ट्रेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेके चलते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन. फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रीजंस है, वाई वी आर यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी. हाँ, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. लास्ट पॉइंट लिखो टू प्रोवाइड रिजर्व्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ एक्सीडेंट. टू प्रोवाइड रिजर्व्ड स्ट्रेंथ in case of accident. ठीक है, नीचे लिखना, नोट करके लिखना. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस. फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने समान बात है. समझ आ रहा है? फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस मतलब क्योंकि हमको पता नहीं कि किस किस कारण से वहां पर जरूरत पड़ेगी. इग्नोरेंस मतलब समझते हैं?
दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट, नोट करके लिखो। नोट लिखो, मोर एन लेस विल बी द सिग्मा परमिसिबल, more will be the area or dimensions, more will be the safety, at the same time more will be the cost. Similarly, less n, more sigma permissible, less dimensions, less safety and less cost. If load and diameter of an axially loaded member becomes double, the value of factor of safety remains same, becomes double, becomes half or becomes triple. Okay, solve this. लोड डबल हो रहा है, डायमीटर भी डबल हो रहा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सियली लोडेड बार, क्या होगा? डबल। एन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा फेलियर अपॉन सिग्मा परमिसिबल, और यू कैन से सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड लिख सकते हैं इसको। और एन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा फेलियर अपॉन सिग्मा इंड्यूस्ड कितना होगा? पी बाय ए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? जैसे सिग्मा फेलियर, एक तो लोड डबल हो रहा है, दूसरा डायमीटर डबल हो रहा है। डायमीटर डबल हो रहा है मतलब एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स। भाई जैसे एरिया इज व्हाट? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ ए। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको? एन डैश इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स ऑफ n. That means factor of safety becomes double. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर यही चीज बोलता कि एरिया डबल हो रहा है तो क्या होता? लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसका एक्सटेंडेड पार्ट लिख लो। रिपीट द अबव क्वेश्चन। इफ लोड एंड एरिया ऑफ एक्सियली लोडेड बार इज डबल्ड, repeat the above question. If load and area of axially loaded bar is doubled. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? लोड और एरिया डबल हो रहा है। एरिया डबल हो रहा है मीन्स दिस बिकम्स P by A. नेक्स्ट n डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा फेलियर अपॉन लोड भी डबल हो रहा है, एरिया भी डबल हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया। दैट मीन्स n डैश इज इक्वल टू n. That means factor of safety remains same. तो फर्स्ट कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डबल्ड व्हेन डायमीटर इज डबल्ड, सेकंड कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिमेन्स सेम। ठीक है, बना लो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pieces of steel are welded. Two pieces of steel are welded along a plane
inclined at 30 degree as shown. Find safe load P. Find safe load P if area is given as 2500 mm square. Area means cross section area. Permissible normal stress is 60 megapascal. Permissible shear stress is 40 megapascal. क्वेश्चन समझ में आया? 30 डिग्री प्लेन से हमने इसको ज्वाइन किया है, बार को वेल्ड किया है बोलना चाहिए, एंड वी आर अप्लाइंग लोड P. परमिसिबल स्ट्रेसेस दे दिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है. वी वांट टू डिटरमाइन द सेफ लोड, मैक्सिमम सेफ लोड इसमें कितना अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट से हम वेल्ड कर रहे हैं, जिस प्लेन से हम वेल्ड कर रहे हैं, फेलियर भी कहाँ होगा? सेम प्लेन में होगा. ठीक है, डेट मीन्स इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसको यहाँ से सेपरेट करके, दिस इज P एक्टिंग हियर. ठीक है, दिस P हैज टू कंपोनेंट्स. इस प्लेन में इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट एंड सेकेंड इज shear component. जो component, the component which is acting perpendicular to the plane, it is normal component, and the component acting along the plane is shear component. होगा नहीं होगा? ठीक है. अच्छा, एंगल कौन सा है? दिस एंगल इज 30 डिग्री. that means this angle will be 30 degree. yes or no? होगा नहीं होगा? that means P shear, this will be equal to what? P cos 30. सही है नहीं है? एंड P नॉर्मल इज इक्वल टू P sin 30. ठीक, हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस दोनों की है, नॉर्मल परमिसिबल स्ट्रेस और शेयर परमिसिबल स्ट्रेस. ठीक है, तो दोनों के केस में चेक करके देखते हैं कि P सेफ कितना आता है. फिर इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा P सेफ होगा. ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सिग्मा परमिसिबल इज लेस देन, सॉरी, सिग्मा इंड्यूस्ड या सिग्मा नॉर्मल इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल. मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड should be less than or equal to sigma permissible, or this can be written as what? हाँ, बताओ क्या होगा? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा? कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्या? कौन सा एरिया होता है भाई? जिस प्लेन में फोर्स एक्ट कर रहा है तुम्हारा, ये इस प्लेन में एक्ट कर रहा है, यही समझ आ रही है? मतलब यही वाला एरिया होगा ना. हमको दिया कौन सा है? हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है. यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं बताओ? We have this area and we want to determine this area. Obviously width तो दोनों कंडीशन में सेम होगी भाई. ये तो दोनों कंडीशन में सेम है. ये इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये देखो, जो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है that is this area, ये एरिया है. ठीक है, जो कि ये कितना 2500 mm स्क्वायर. और हमको जो एरिया चाहिए, इंक्लाइंड एरिया चाहिए, दैट मीन्स दिस एरिया चाहिए. ये ऐसा एरिया चाहिए हमको. ये यार आप समझ में क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो इन दोनों एरिया के लिए विड्थ तो सेम होगी. क्या हो रही है? सिर्फ ये वाली लेंथ चेंज हो रही है. तो अगर ये वाली लेंथ में निकाल लूं, कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? sin 30
इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश। ये समझ में आएगी नहीं है? और ए डैश कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन साइन 30। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, रखो वैल्यूज। ये समझ में आया ना सबको? ए डैश कैसे निकाले? रखो वैल्यूज रखो। पी नॉर्मल अपॉन ए अपॉन साइन 30, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल विच इज इक्वल टू 60 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। क्या होगा ये? P नॉर्मल इज ऑलरेडी क्या आ रहा है? P इंटू साइन स्क्वायर 30, सॉरी P साइन 30, एक तो Pn का P साइन 30, सॉरी हाँ P साइन 30 इसका हुआ इंटू साइन 30, होगा नहीं होगा, डिवाइडेड बाय A क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज 2500, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 60। यहाँ से P निकाल लो इन न्यूटन, P इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है? 600 न्यूटन। सही किया कि नहीं किया? न्यूटन की किलो न्यूटन? यह है सबका। सिमिलरली अब क्या करेंगे? ये तो अपना निकला नॉर्मल फोर्स के हिसाब से सेफ लोड, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे? नेक्स्ट थिंग, टाउ इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ परमिसिबल, ओके। एंड व्हाट विल बी टाउ इंड्यूस्ड? दिस टाउ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू पी एस अपॉन एरिया ए डैश which is equal to a upon sin 30. This is less than or equal to what? Tau permissible, which is how much? 40 megapascal. ठीक है, सारी वैल्यूज रखो एंड गेट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम हियर. P इज लेस देन और इक्वल टू, बताओ. टू 230.94 किलो न्यूटन, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? P इज लेस देन और इक्वल टू 600 किलो न्यूटन. इसके अकॉर्डिंग P इज लेस देन और इक्वल टू 230.94 किलो न्यूटन. So what will be the safe value of P? 230.94 किलो न्यूटन. आंसर समझ आएगी नहीं है भाई? अगर अपन 600 किलो न्यूटन लेते हैं तो वो नॉर्मल स्ट्रेस में तो सेफ रहता, लेकिन शियर में फेल हो जाता. ये समझ में आ रही है? बट अगर 230.9 लिए तो नॉर्मल में भी सेफ है, शेयर में भी सेफ. क्लियर है सबको? ठीक है, बना लो. राइट डाउन द क्वेश्चन. अ वेट ऑफ W इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर. अ वेट ऑफ W is suspended as shown in figure. The rods AC and BC are of different size and made with different materials. Determine the safe weight the rods can withstand. Determine the safe weight the rods can withstand. Write down the options. 20 kilonewton,
14 किलो न्यूटन, 21 किलो न्यूटन एंड 13.5 किलो न्यूटन। हाँ, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले रॉड 1 लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैसा होगा रॉड 1 का। ये W लोड यहाँ लग रहा है, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। एक्सियल कंपोनेंट कितना होगा इसका? एक्सियल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट, ये कितना होगा? साइन 60 होगा कि कॉस 60 होगा? साइन 60। क्यों साइन 60? बिकॉज दिस एंगल इज 60, ये वाला ये एंगल हमारा 60, डेट मीन्स दिस एंगल विल बी 60, ऐसा हो ना। तो ये वाला कंपोनेंट होगा W cos 60, ये कंपोनेंट होगा W sin 60। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब क्या करना है? सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। सिग्मा इंड्यूस्ड इज P बाय A। फोर्स कितना लग रहा है? W sin 60 डिवाइडेड बाय एरिया इज हाउ मच? 200। रॉड 1 के लिए लेस देन और इक्वल टू 60 मेगा पास्कल। हाँ, सो W इज हाउ मच? 13.85 यूनिट क्या है? किलो न्यूटन। हाँ, तो ठीक है, ये रॉड 1 के लिए हुआ है, अभी फाइनल आंसर नहीं पता है हमको। रॉड 2 के लिए निकालो अब। तो रॉड 2 के लिए कैसे करेंगे? सेम तरीके से, दिस इज रॉड 2। अब क्या होगा इसमें? दिस इज W, दिस इज 30। तो कंपोनेंट कौन सा होगा इसका? एक्सियल कंपोनेंट विल बी W sin 30। होगा नहीं होगा? सेम चीज अब रॉड 2 के लिए करो, क्या होगा? W sin 30 डिवाइडेड बाय एरिया विच इज 100 mm स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। तो यहाँ से W की वैल्यू निकालो, और दिस इज W और इज लेस देन और इक्वल टू ना। हाँ, यहाँ से कितना आएगा? W इज लेस देन और इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो दोनों में से सेफ कौन सा होगा? 13 किलो न्यूटन, जो लोड कम है। ऑब्वियसली क्या मिल रहा है? W इज लेस देन और इक्वल टू 20, W इज लेस देन और इक्वल टू 30। गेटिंग दिस? मतलब 20 से कम हो सकता है, तो कितना आएगा? देयरफॉर W सेफ इज 13.85 किलो। आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं है? देखो, इसका एक और तरीका है, ये हो गया क्या? लिख लिया क्या? एक और तरीका है इसका, कैसे? इसको लेमिस थ्योरम से भी बना सकते हैं हम। लेमिस थ्योरम याद है क्या? क्या होता है? दिस इज W, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। हाँ, सबसे पहले तो एंगल्स बताओ कितने कितने होंगे? दिस एंगल इज कितना होगा? 90 डिग्री। सही है नहीं है? ये एंगल कितना होगा बताओ? 60 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है, लेमिस थ्योरम क्या बोलता है? क्या बोलता है? P1 अपॉन साइन 120, मालूम है नहीं मालूम सबको? इज इक्वल टू P2 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 90। सही है नहीं है? तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको? P1 और P2 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ W। तो P1 विल बी इक्वल टू व्हाट? W साइन 120 अपॉन साइन 90। P2 इज इक्वल टू व्हाट? W साइन 150 अपॉन साइन 90। देख लो कितना कितना आ रहा है P1 और P2। साइन 120 अपॉन साइन 90 कितना आ रहा है देखो?
P1 is how much? 0.866 W. This is 0.866 W and this is how much? 0.5 W. ठीक, अब क्या करेंगे? सेम काम करना है. सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल. तो पहले रॉड 1 के लिए देखो. सो दिस विल बी 0.866 W डिवाइडेड बाय एरिया इज 200 इज लेस देन और इक्वल टू 60. सेकेंड केस में P2 विच इज 0.5 W डिवाइडेड बाय 100 इज लेस देन और इक्वल टू 100. तो यहाँ दोनों जगह से W की वैल्यू निकालो एंड गेट द सेफ वैल्यू ऑफ W. सो दिस विल बी इक्वल टू 13 पॉइंट कितना आ रहा था? 85 था क्या? 85 किलो न्यूटन एंड दिस वाज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन. देयरफॉर W safe is equal to 13.85 किलो न्यूटन. आंसर. ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से? 13.5. आंसर विल बी 13.5 किलो न्यूटन, नॉट 14 किलो न्यूटन. ये चीज समझ आ रही? क्योंकि सेफ लोड है. सेफ लोड मतलब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. 13.85 से ऊपर गया तो फेल हो जाएगा. देयरफॉर आंसर इज D, which is 13.5 किलो न्यूटन. आंसर.